अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 5 के वो न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं और बुक के न्यूमेरिकल जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। जिनमें से चैप्टर नंबर 5 में से एक न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट होता है, जिसको आप लैडर के न्यूमेरिकल के नाम से जो है वो कॉल करते हैं। जिसमें से बुक का एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 5.8 जो कि इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ एल। आपके पास एक लैडर है, ये लैडर है। इस लैडर की लेंथ आपको बता रहे हैं एल के बराबर है, ठीक है। और लैडर का वेट दे रहे हैं। वेट एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो वेट इस पूरे लैडर के सेंटर, यानी इस लैडर, ये यूनिफॉर्म लैडर है और कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म होता है तो उस पे जो डाउनवर्ड फोर्स वेट है वो उसके उस पॉइंट से एक्ट करती है जहाँ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। तो और वो हर एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए वो पॉइंट उसके सेंटर पर ही होता है। तो हमने इस लैडर के सेंटर से, एग्जैक्ट सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि वेट एक डाउनवर्ड फोर्स है और ये फोर्स आपको दी हुई है 50 न्यूटन। कह रहे हैं ये लैडर रेस्ट में है वॉल से, वर्टिकल वॉल से, और इसके रेस्ट में होने की सूरत यही हो सकती है कि इस लैडर को मैं इसी तरह इंक्लाइंड फॉर्म में इस वॉल के साथ रखूं। तो लैडर का कांटेक्ट दो जगह पे है, वॉल के साथ है और ग्राउंड के साथ है। कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। आपको फ्रिक्शन बता रहे हैं, और फ्रिक्शन किसके दरमियान बता रहे हैं? लैडर और ग्राउंड के दरमियान। देखिए लैडर का कांटेक्ट ग्राउंड से भी है और लैडर का कांटेक्ट जो है वो वॉल से भी है, लेकिन फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं उस वक्त के लिए जब लैडर का कांटेक्ट आपका ग्राउंड के साथ है। और वो जो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0.4 है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो लैडर की लेंथ एल के बराबर है, वेट 50 न्यूटन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। आपको वो कह रहे हैं कि मैं इस लैडर को किस मुनासिब एंगल पर रखूं ग्राउंड और वॉल के साथ, यानी इस लैडर को ग्राउंड के साथ किस इंक्लाइन, किस पोजीशन पर रखूं कि उसका एंगल क्या होना चाहिए जिस पर वो लैडर स्लिप ना करे। तो आपको वो एंगल मालूम करना है, ये एंगल मालूम करना है जिसको हमने थीटा और थीटा मिनिमम से कॉल किया है, यानी कि वो मिनिमम एंगल जिस पर ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, यानी सपोर्ट में रहे। तो देख लीजिए इसको करने का एक तरीका है। नॉर्मली ये न्यूमेरिकल लेंदी होते हैं, आपको दिखने में लेंदी लगेंगे, लेकिन अगर आपने इसके स्टेप्स याद कर लिए कि इसको कैसे आपको फ्लो में लेकर चलना है इस क्वेश्चन को, तो ये बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के फॉर्मूले से। देखिए फ्रिक्शन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस लैडर पे बहुत सारी फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। तो देखें कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी सरफेस से सपोर्ट में होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगती है जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। लैडर की एक सपोर्ट ग्राउंड के साथ है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से एक अपवर्ड फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन के नाम से, जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स इस पॉइंट के लिए जो कि ग्राउंड लगा रहा है लैडर पर अपवर्ड, उसको हमने यहाँ पर वी से रिप्रेजेंट किया है। याद रखिएगा ये फोर्स है जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन के नाम से कॉल करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट वी से किया है। इसलिए हमने रिप्रेजेंट इसको वी से किया है क्योंकि एक और जगह नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स लग रही है। ये आपके पास सरफेस है जो कि वॉल की सरफेस है, और इस वॉल की सरफेस से भी ये लैडर जो है वो इससे, इसके सपोर्ट में है, यानी इसके कांटेक्ट में है। तो इस सरफेस से भी एक अपवर्ड फोर्स लगेगी। देख लीजिए अपवर्ड फोर्स लगी, सरफेस ये है और ये अपवर्ड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आर के नाम से, तो इसको हमने आर का नाम दिया, तो इसको हमने वी का नाम दे दिया।
लेकिन स्टार्ट करने का तरीका ये है, हमेशा आप फ्रिक्शन के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे जो होता है F इज इक्वल टू म्यू आर। देखें, F फोर्स है, म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, R नॉर्मल रिएक्शन है। तो F इज इक्वल टू म्यू आर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, यहाँ मैंने फॉर्मूला ये लिखा है। अगर मैं F इज इक्वल टू म्यू आर के फॉर्मूले को म्यू के फॉर्म में लिखूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू F अपॉन R। ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। F इज इक्वल टू म्यू आर जनरल फॉर्मूला फ्रिक्शन का, हमने उसको म्यू के परस्पेक्टिव की फॉर्म में लिखा तो वो बन जाएगा F अपॉन R। F क्या है हमारे पास, फोर्स, R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो उस वक्त जो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स R है उसको मैंने यहाँ पर फिलहाल V से रिप्रेजेंट किया है। तो R जो मैं डिनोमिनेटर में नाम ले रहा हूँ उसको आप V से जो है वो चेंज कर देंगे। और जो F फोर्स है, वो फोर्स कौन सी फोर्स है, वो ये वाली फोर्स है H के नाम से, जो कि इस डायरेक्शन में लगेगी लैडर पर, ठीक है, इस डायरेक्शन पर। तो हमने उसको H से रिप्रेजेंट किया इस फोर्स को। तो F को जो मैं आपको F कह रहा था वो यहाँ पे H के बराबर है। अब देखें, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम, आपने इस इक्वेशन को, म्यू की वैल्यू मालूम है 0.4, आपने V को मल्टीप्लाई कर दिया, H की वैल्यू आ गई 0.4 V। ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आप इस लैडर पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, पहली है फोर्स के लिए, दूसरी है टॉर्क के लिए। फोर्स के लिए क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे सारी की सारी फर्स्ट फोर्स लिख के मिलके जीरो बन जाए तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करती है। और यहाँ क्यों होल्ड कर रही है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं इस लैडर पर, और ये लैडर रेस्ट में है, गिर नहीं रही है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी फोर्स, आर हो, डब्ल्यू हो, वी और एच हो, ये सारी की सारी फोर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करती है। तो हमने वो फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम एक साथ लगाने के बजाय बल्कि हमने उसको ब्रेक कर दिया। पहले हमने वो सारी की सारी फोर्स ले ली जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लग रही हैं, और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती क्या है, वो सारी की सारी फोर्स जीरो के बराबर होती हैं। हम एक्स के लिए बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो हमने लिख दिया सारी की सारी फोर्स जो कि एक्स एक्सिस पे लग रही हैं वो मिलके जीरो हो जाए। तो वो कौन सी फोर्स है जो एक्स एक्सिस पे लग रही है, तो देख लीजिए, एक्स एक्सिस का ग्राफ आपको पता होता है, ये वर्टिकल लाइन होती है और ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स, तो एक्स पर एक फोर्स लग रही है ये एच के नाम से, और एक लग रही है आर। तो याद रखें, एक्स के ग्राफ में एक्स की वैल्यू राइट साइड पे प्लस होती है, लेफ्ट साइड वाले एक्स पे माइनस होती है। तो ये जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आर माइनस में लेंगे। और ये जो एरो एच वाला है ये राइट की तरफ जा रहा है, और राइट पर एक्स की वैल्यू प्लस में होती है तो एच को आप प्लस में लेंगे। तो ये आपके पास समेशन ऑफ फोर्सेस जो एक्स पे लग रही हैं वो दो हैं, एच और आर, जिसमें एच को आपने प्लस में ले लिया और आर को माइनस में ले लिया, और ये इक्वल टू आएगा यहाँ पर, फिर जीरो लिखेंगे आप, और प्लस माइनस माइनस आर को आपने वहां भेज दिया तो ये आ गया एच इज इक्वल टू आर। वैल्यू आपको किसी की भी नहीं मालूम। उसके बाद यही आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब लगाई, वो सारी फोर्स जो वाई पे लग रही हैं, और उनका समेशन उनका आंसर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो कौन सी फोर्स है जो कि वाई पे लग रही है, एक डब्ल्यू डाउनवर्ड है और एक वी अपवर्ड है। आपको पता है वाई एक्सिस में अपवर्ड प्लस में वैल्यू आती है, डाउनवर्ड में माइनस में आती है। तो डब्ल्यू को आप माइनस में लेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड है, वी को प्लस में लेंगे क्योंकि ये अपवर्ड एक्ट कर रही है फोर्स, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो समेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी वाई एक्सिस में आप क्या लिखेंगे, v प्लस, और w किस में लिखेंगे, वेट माइनस में, और ये आंसर जीरो के बराबर। तो ये हो गया v माइनस प्लस माइनस माइनस w की वैल्यू पुट करा दी 50 न्यूटन, और 50 को आप वहां ले गए तो ये आपके पास v की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन के बराबर। अगर मैं इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट करवा दूं तो मेरे पास h वाली फोर्स मालूम हो जाएगी। मैंने ऐसे ही करा, यहाँ पुट करा दिया 0.4 मल्टीप्लाई 50, तो h की वैल्यू 20 न्यूटन आ गई। और अगर इस h की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करवा दूं इस h की जगह यहाँ पर, तो r की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 20 न्यूटन। तो मैंने बेसिकली h भी मालूम कर लिया और r भी मालूम कर लिया, दोनों 20 न्यूटन के बराबर हैं। और v की वैल्यू मालूम कर ली, वो भी 50 न्यूटन है। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप था फ्रिक्शन के फॉर्मूले से स्टार्ट किया, सेकंड स्टेप था फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
थर्ड स्टेप ये है कि आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगने वाली, उनका आंसर जीरो आ जाए। टॉर्क का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में सर्कुलर फॉर्म में या एंगुलर फॉर्म में रोटेशन आए, मूवमेंट आए। नहीं आ रही, इस लैडर में नहीं आ रही, सही है, ये रेस्ट में है। इसका मतलब इस लैडर पर जितनी भी टॉर्क ऐड कर रही हैं वो कैसे ऐड कर रही हैं मैं आपको बताऊंगा। उनका आंसर जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है? इसलिए कि ये लैडर फिलहाल इस इतने ऐसे मुनासिब एंगल से रखी गई है, जिसको जो एंगल आपको मालूम करना है, जिस पर ये लैडर ना ही क्लॉकवाइज मूव कर रही है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। क्लियर है? तो आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने अप्लाई की, जिस पर आप कह रहे हैं कि सारी की सारी टॉर्क का आंसर जीरो। अब टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म, ये टॉर्क का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे कौन 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 सी फोर्स हैं? देखें, फोर्स आप वही लेंगे यहाँ पर टॉर्क के फॉर्मूले में जिसकी वजह से एंगुलर फॉर्म में रोटेशन आए। क्लियर है? तो देखें, एक फोर्स मैंने ली है आर। टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। देखें, फोर्स ले ली आर, तो फोर्स की जगह मैंने आर लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। ये मूवमेंट आर्म डीसी कैसे है? मूवमेंट आर्म का मतलब जहां से फोर्स लग रही है वहां से लेकर फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट। तो देखें, मैंने अपनी मर्जी से किसी एक पॉइंट को फिक्स लेना है, तो मैंने यहां पर पॉइंट ए को फिक्स ले लिया है। आप बी को भी ले सकते हैं, आप सी को भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लैडर के न्यूमेरिकल में हमेशा उस ही पॉइंट को फिक्स करते हैं जहां पर नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा ऐड कर रही हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको फिर कैलकुलेशंस में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे दो फोर्स ऐड कर रही है, यहाँ पर एक ऐड कर रही है डब्ल्यू के नाम से, यहाँ पे एक। तो इसी पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। ऐसा करने से वी और एच की हमें बात नहीं करनी पड़ेगी। किसकी बात करेंगे? जो रह गई फोर्स, एक डब्ल्यू रह गई और एक आर रह गई, इन्हीं दो फोर्स की बात करेंगे। तो देखिए, पहले हमने फोर्स की बात की आर। फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। तो देखें, फोर्स आ गई आर। अब मोमेंट आर्म की बात करते हैं। देखिए, मोमेंट आर्म है आपके पास, जहां से फोर्स लग रही है वहां से लेकर फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट। तो देखें, ये फिक्स पॉइंट सी से लेकर डी, ये यहां से लेकर फिक्स पॉइंट है। वैसे ये फिक्स पॉइंट सी से लेकर ए तक फिक्स पॉइंट होगा, लेकिन सी से ए की लेंथ को हम बराबर ले लेते हैं सी से डी तक की लेंथ को। तो हमने यहाँ सी ए लिखने की बजाय सी डी लिख दिया, एक ही बात है। और ये वाली टॉर्क लगने से, ये वाली टॉर्क, ये पूरे टॉर्क का फॉर्मूला है। ये वाली टॉर्क लगने से ये रैडर एंगुलर फॉर्म में रोटेट होगी, क्योंकि इसका एरो फोर्स का बाहर की तरफ है। तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा आप प्लस में लेते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे कोई क्लॉकवाइज टॉर्क यहाँ है, कौन सी है? डब्ल्यू। इस फोर्स से, डब्ल्यू वाली फोर्स से लेडर नीचे गिर रही है क्लॉकवाइज फॉर्म में, अगर गिरती है तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क बन रही, तो माइनस ले लिया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, कौन सी फोर्स है? डब्ल्यू, मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म का मतलब जहां से फोर्स लग रही है इस पॉइंट से, वहां से लेकर फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस। ये रहा फिक्स पॉइंट ए, और फोर्स लग रही है इस पॉइंट ई से, तो ए ई आ गया, इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब क्या करा आपने? आपने एक ट्राइंगल कंसीडर करा ए डी सी। देखिए, बड़ा ट्राइंगल लिया, ए डी और सी, ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें आपने लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? डीसी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो डीसी की इंफॉर्मेशन तो नहीं है आपको, ए सी लैडर की लेंथ है, उसको आपने एल कह दिया, ठीक है। और डीसी की वैल्यू निकाली, एल को वहां मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, तो ये हो गया एल साइन थीटा। उसके बाद आपने एक और ट्राइंगल देखा कि इसमें एक छोटा ट्राइंगल भी बन रहा है, ये बन रहा ए ई बी। अब आपने बड़ा ट्राइंगल लिया पहले, फिर छोटा ट्राइंगल लिया। इसमें आपने कॉस थीटा लिया, ठीक है। कॉस थीटा क्यों लिया? क्योंकि आपको जो चीज मालूम नहीं है वो देखेंगे। यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर मालूम नहीं था, तो आपने साइन लिया, क्योंकि साइन के फॉर्मूले परपेंडिकुलर आता है।
और यहाँ कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपको ये बेस मालूम करनी है AE, ये AE मालूम करना है। यहाँ DC मालूम करना था तो साइन लिया क्योंकि परपेंडिकुलर में था। अब AE मालूम करना है, ये बेस में है तो बेस में कॉस, बेस के फॉर्मूले के लिए आपको कॉस यूज किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AE, और हाइपोटेन्यूज बना B से लेकर A का डिस्टेंस। तो क्योंकि ये फोर्स मिड से ऐड कर रही है तो ये इसकी लैडर की हाफ लेंथ डिवाइड हो गई, यानी ये अगर पूरी L है तो ये L/2 रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी L/2। तो ये AB वाली लेंथ कितनी बन गई, L/2। यहाँ पे आपने AB या L/2 लिख दिया। जैसे आपने DC की वैल्यू निकाली वैसे AE की वैल्यू निकाली, L/2 को वहां भेज दिया, L/2 cos थीटा। ठीक है, L/2 cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा भी आएगा। तो यहाँ AE की वैल्यू L/2 cos थीटा यहाँ पुट कराएंगे, DC की वैल्यू L sin थीटा यहाँ पुट कराएंगे, R की वैल्यू 20 है, DC जगह L sin थीटा माइनस W की जगह 50, और AE की जगह L/2 यहाँ पे cos थीटा भी लिख दीजिएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 22 को 50 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आंसर, यहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। तो साइन कॉस को डिवाइड कर दिया आपने, L से L कैंसिल हो गया, 20 को 25 के नीचे ले गए, 1.25 आ गया। साइन अपॉन कॉस 10 बनता है, आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, 10 को वहां लेकर tan इनवर्स 1.25, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो देख लीजिए स्टेप कौन कौन से थे। पहले आपने फ्रिक्शन का फॉर्म लगाया, ये पहला स्टेप था। दूसरा आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई, x पे अलग y पे अलग, ये दूसरा स्टेप था। तीसरा आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाई। चौथा स्टेप था आपने बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया। पांचवा स्टेप था छोटा ट्रायंगल कंसीडर किया, और लास्ट में जो वैल्यूज आई आपके पास उनको वापस आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो इक्वेशन ड्राइव की थी वहां आपने पुट करा दिया, और फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस चैप्टर में एक और न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो कि एंगुलर मोमेंटम से है। कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg, पार्टिकल का मास दे रहे हैं आपको 0.3 kg, वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, और जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया 2 4 मीटर वेक्टर की फॉर्म में। तो हमने इसको पोजीशन वेक्टर आर की फॉर्म में लिख दिया 2 4। अगर ये एक्स और वाई है तो एक्स की डायरेक्शन आई कैप बताता है, 2 आई कैप हो गया, और ये हो गया 4 जे कैप। और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आपको मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस प्रोडक्ट पी, और पी बराबर होता है एम वी के। तो पी एम वी, तो एम तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा आर और वी पे, एम बाहर निकाल देंगे आप, तो आप एम बाहर निकाल देंगे, आर क्रॉस वी, एम की जगह 0.3, आर क्रॉस वी। अब आर क्रॉस वी का आप लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे लेते हैं, आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3/3 का, आई जे कैप कैप लिखेंगे। पहले आर आ रहा है तो आर के कांस्टेंट क्या है आपके पास, आई कैप का 2 है, ये आगे आई कैप के नीचे 2, जे कैप का 4 है, जे कैप के नीचे 4, जेड तो है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद आर के बाद वी आ रहा है, वी के आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, और जे कैप का 4, ये आ गया, और फिर 0 आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका सबको पता है, आई कैप आएगा, जिस रो में आ रहा है जिस कॉलम में आ रहा है वो गायब हो जाएंगे, बाकी 4 0 ये लिख देंगे आप। जे कैप के लिए माइनस में, और फिर जे कैप जिस रो में और कॉलम में आएगा उसको आप छोड़ देंगे, बाकी सब लिख देंगे ऐसे ही के कैप। इसको सॉल्व करेंगे आप, और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एंगुलर मोमेंटम का -1.2 के कैप। के कैप इसमें आ रहा है क्योंकि आई जे कैप खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकंड। इस चैप्टर में यही दो न्यूमेरिकल हैं जो कि पास पेपर्स में अक्सर पूछे गए हैं। और जो मैंने आपको लेडर का फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया इसकी बेस पर जो बुक में दूसरा न्यूमेरिकल है इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।